नमस्कार दोस्तों। कथा सखी में आज सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी बसेरा। दोस्तों, दीपक शर्मा जी की उपस्थिति हिंदी कथा जगत को समृद्ध करती है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो दीपक शर्मा की कहानियों से छूटा हो। इनकी रचनाओं का परिवेश जितना व्यापक है उतना ही प्रामाणिक भी है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी एक कहानी। शाम 7 बजे बाबूजी अपने दफ्तर से लौटे तो उन्होंने मीना और मनोज को रोते हुए पाया। माँ अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। राकेश जरूर बाबूजी की स्कूटी की आवाज सुनते ही घर के अंदर लपक लिया था। राग आवेश का प्रदर्शन उसे कतई पसंद न था। भाव प्रवणता में अगर वह कभी बहता भी तो केवल कोप दिखलाने या रोष जतलाने। स्टॉप पर बस का पता किया। स्टॉप से वह बस माँ को सुबह ऐन 8:25 पर उठाती है और शाम के ठीक 5:55 पर छोड़ जाती है। इस लोकल बस के फेरे के शुरू होते ही पिछले महीने से माँ अब टेम्पो छोड़कर बस में अपने संस्थान आने जाने लगी थी, जो वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहां गया था। राकेश अंदर से आ निकला। कोई कुछ नहीं बताता। स्टॉप के बगल में एक हलवाई की दुकान थी, जो हर 15-20 मिनट पर बदल रहे अपने ग्राहकों को लेकर खूब मस्त रहता था। बाकी इधर जहां बाबूजी ने मकान बनवाया था, वहां अभी दूसरे नए मकान बन ही रहे थे। तुम भी वहां गई क्या? बाबूजी ने मीना से पूछा। बहन भाइयों में मीना बड़ी थी, 13 साल की, राकेश 12 का था और मनोज 5 का। नहीं, मीना ने सिर हिला दिया। उस घबराहट में उन्हें याद दिलाना टाल गई कि उन्हीं ने मीना को अपने स्कूल के बाद घर से निकलने के लिए मना कर रखा था। चलो मेरे साथ चलो, बाबूजी ने मीना से कहा। मालती भसीन के घर चलकर पता करते हैं। माँ के सहकर्मियों में से वह केवल मालती भसीन के घर का पता ही जानते थे। माँ की तरह वह भी उसी संस्थान में क्लर्क थी और उसी लोकल बस से संस्थान आती जाती थी। उसका घर उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर संस्थान की दिशा में था। माँ की छुट्टी की अर्जी देने बाबूजी वहीं जाया करते थे और जब भी जाते मीना को संग लेकर जाते। माँ के कहने पर कि मालती भसीन बेचारी उधर अकेली रहती है, आप अकेले जाएंगे तो उसकी मकान मालकिन उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। रास्ते में बाबूजी ने अपनी स्कूटी रोककर हलवाई से बस की बाबत पूछा तो उसका उत्तर मिला हाँ। वह बस हमने दूर से आते हुए देखी जरूर थी, मगर उसे यहां रुकते हुए नहीं देखा। विमला आज मेरे साथ बस पर सवार न हुई थी। मालती भसीन उम्र में माँ से 5-6 बरस छोटी लगती थी, लेकिन व्यवहार में बहुत तेज थी। खाली होने में विमला को आज थोड़ा समय लग गया था। जैसे ही वह बस पर सवार होने को हुई, ड्राइवर बस आगे बढ़ा ले आया। मगर आपने जब उसे बस तक पहुंचते देख ही लिया था तो आपको बस रुकवा देनी चाहिए थी। बाबूजी की गर्दन की नसें तन गईं और दोनों जबड़े भिज गए। अजनबियों के संग वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करते। रुकाई थी। मालती भसीन थोड़ी उत्तेजित होली। मैंने ही बस रुकवाई थी। पूरी कोशिश की थी कि विमला भी मेरे संग बस से घर पहुंच ले, लेकिन बस ड्राइवर आज दुष्ट मूड में रहा। विमला लगभग दौड़कर दोबारा बस तक पहुंची भी थी, लेकिन बस ड्राइवर ने बस फिर आगे बढ़ा ली थी। आप ऐसा नहीं करो, ड्राइवर से मैंने विनती की थी तो उसके पास बैठी कुछ सवारियां हंस पड़ी थी और ड्राइवर ने बस रोककर विमला को पुकारा। आइए मैडम, आप आज बस में बैठ क्यों नहीं रही? उधर स्तब्ध खड़ी विमला फिर दौड़ पड़ी थी। ड्राइवर और वे सवारियां ठठाने लगी थी। जरा दम लगाकर दौड़िए, पूरा दम लगाकर दौड़िए। बस की तमाम खुली खिड़कियां और दोनों खुले दरवाजों पर सवारियां जमा होने लगी थीं और मैंने उन्हें फटकारा भी। यह कोई तमाशा है क्या? लेकिन मेरी बात का असर ऐन उल्टा हुआ था। इस तीसरी बार भी जैसे ही विमला बस में दाखिल होने को हुई, ड्राइवर बस फिर आगे बढ़ा ले आया। चौथी बार उसके बस रोकने पर फिर न ही मैंने दिलचस्पी दिखाई और न विमला ने।
खिड़की से मैंने विमला को उल्टी दिशा में कदम भरते हुए देखा। कहकर मालती भसीन चुप हो गई। घर चलें क्या? बाबूजी ने मीना से पूछा। हाँ, मीना ने फौरन हामी भर दी। मालती भसीन की बात से बाबूजी की बढ़ रही अस्थिरता को उसने दूर भगाना चाहा। माँ ने जरूर टेम्पो कर लिया होगा और अब घर पहुंच ही रही होंगी। लेकिन जब वे घर लौटे तो माँ अभी भी घर न पहुंची थी। माँ खो गई क्या? मनोज रोने लगा। खोएंगी कैसे? बाबूजी ने मनोज को अपनी गोदी में उठा लिया। तुम्हारे रहते, राकेश के रहते, आशा के रहते, आप और आपके रहते। मीना बाबूजी की पीठ से जा चिपकी। बाबूजी के कंधे खूब चौड़े थे, बाहें भी खूब तगड़ी थीं। एक ही बारी में वह राकेश और मनोज को अपने दाएं और बाएं कंधों पर एक साथ आसानी से उठा लिया करते। अपनी पढ़ाई के दिनों में वह हाथ की कुश्ती में कई इनाम जीत चुके थे। भूख लगी है? बाबूजी ने मनोज से पूछा। हाँ, मनोज ने सिर हिलाया। घर में खाना माँ ही बनाया करती, अपने संस्थान जाने से पहले और फिर संस्थान से लौटने पर। जब तक तुम चाय बनाओ, बाबूजी ने मीना की ओर देखा, मैं बाजार से कुछ लाता हूं। उन तीनों को बाबूजी ने मक्खन लगे बन के साथ सहज ही में चाय पी लेने को बोला और खुद बिना कुछ खाए पिए बाहर निकल लिए, इस आदेश के साथ कि वे तीनों भाई बहन खूब चौकस रहेंगे और घर का दरवाजा किसी भी बेगाने के लिए न खोलेंगे। आबादी के नाम पर अभी उस उजाड़ इलाके में 10-5 झुग्गियां ही थी, जहां जिंदगी भरण पोषण के बिना गुजर जाती थी। माँ यह ड्यूटी छोड़ क्यों नहीं देती? मालती भसीन की बात सुनकर मनोज पर रुलाई की जगह गुस्सा हावी होने लगा। छोड़ेंगी क्यों? मीना ने कहा। हमें वह अच्छा लालन पालन देना चाहती हैं, दूर तक पढ़ाना चाहती हैं। मैं तो दूर तक न पढ़ूंगा, राकेश ने कहा। इधर मेरी 10वीं खत्म हुई नहीं कि उधर मैंने अपनी दुकान खोली नहीं। ताऊजी जैसी नौकरीशुदा बाबूजी के विपरीत उनके ताऊजी पंसारी थे। उनकी दुकान उन्हें मुनाफा भी खूब अच्छा देती थी और हर दूसरे तीसरे साल उनकी दुकान का सामान भी दुगना हो जाता। फिर ताऊजी? राकेश ने मनोज का कान उमेट दिया। उन परिवारजन में ताऊजी के लिए केवल राकेश ही श्रद्धा रखता था, बल्कि इधर इस नई आबादी में आने से पहले ताऊजी की दुकान उनके पुराने मकान के एकदम सामने पड़ती थी। फिर भी घर का सारा सामान बाबूजी दूसरी दुकान से ही लाया करते थे, ताऊजी के यहाँ से भूल कर भी नहीं। 10वीं के बाद मुझे तो कॉलेज जाना है। भाइयों का ध्यान मीना ने बांट देना चाहा। कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी। चल चुप कर, राकेश और खींच गया। लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बाबूजी और माँ तो ऐसा नहीं कहते, मीना ने प्रतिवाद किया। ऐसा नहीं सोचते। उन्हें कुछ नहीं मालूम, राकेश बोला। तो फिर किसे मालूम है? मीना ने छेड़ा। ताऊजी को। ताऊजी ने अपनी 4 बेटियों में से पहली दोनों बेटियां 18-19 साल की उम्र में ब्याह दी थी। जवाब में राकेश अभी मीना पर झपटा ही था कि बाबूजी की स्कूटी घर के बाहर आन खड़ी हुई। माँ उनके साथ थी। जिस टेम्पो पर सवार होकर माँ संस्थान से चली थी, उसकी ब्रेक दूसरे तीसरे किलोमीटर पर फेल हो गई थी। उनकी उस नई आबादी की तरह संस्थान की तरफ भी 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता उजाड़ था और ऐसे में रास्ते में जो 4-5 टेम्पो माँ को आते जाते दिखाई दिए भी थे, वे सवारियों से भरे ही मिले थे। ब्रेक को दुरुस्त करने में टेम्पो वाले को 1 घंटा तो लगा ही था। फिर आगे शहर की तरफ पहुंचने पर रास्ते में किसी एक जुलूस में जुड़ी भीड़ ने देर में और देर कर दी थी। देखा आपने? माँ को घर आया देख और रास्ते में सामने आए औरत का उल्लेख सुनते ही राकेश बाबूजी की तरफ मुड़ लिया। माँ को उधर उतनी दूर भेज देते हो, कोई कुछ भी तमाशा खड़ा कर दे तो? क्या बोल रहा है? मीना ने उसे टोका। माँ को बाबूजी उधर भेजते हैं, उनकी मर्जी शामिल नहीं। राकेश से बहस मत करो। बाबूजी राकेश से दब जाते थे। विमला के आने जाने को लेकर उसकी चिंता सही ही तो है। चिंता सही है तो फिर आप उन्हें घर पर क्यों नहीं बिठाते? राकेश चीखा। घर बैठ जाऊंगी तो तुम तीनों उन ऊंचे स्कूलों में पढ़ पाओगे क्या?
माँ भी चीख पड़ी। बज्जिन जाजी में वह राकेश से कम न थी, और वैसे भी जब भी अपने संस्थान से लौटती बज्जिन जाजी को साथ लिए ही लौटती। हमें ऊंचे स्कूलों में नहीं पढ़ना, ऊंची पढ़ाई हमें ऐसे नहीं करनी। इस नए समय में तो ऊंची पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटे। बाबूजी ने राकेश की पीठ घेरनी चाहिए। ऊंची पढ़ाई ही आपको अच्छा जीवन यापन दे सकती है। कहा ना, मुझे ऊंची पढ़ाई नहीं चाहिए, अच्छा जीवन यापन नहीं चाहिए। राकेश ने बाबूजी की बाहें झटक दी और उनसे दूर जा खड़ा हुआ। तो क्या चाहिए? माँ ने अपने हाथ हवा में लहराए। घर पर माँ मिलनी चाहिए, हर मिनट हर पल। माँ नहीं मिल सकती। हर मिनट हर पल घर पर माँ नहीं मिलेगी। माँ के हाथ पैर, माँ के दिलो दिमाग का दायरा घर के कामकाज निपटाने तक सीमित नहीं रह सकता। उसे परिवार में आश्रित बनकर नहीं रहना है, एक सहभागी बनना है। माँ उत्तेजित हो ली। और इसमें हर्ज ही क्या है बेटे? बाबूजी का गला भर आया। हम नए समय में रह रहे हैं, नए समय को अपने घर में बसेरा देना चाहते हैं, उसके पूरे उतार चढ़ाव के साथ, पूरी सुविधा असुविधा के साथ। मतलब? राकेश फिर चीखा। माँ कल भी उसी बस में जाएंगी? नहीं, कतई नहीं, बाबूजी ने सिर हिलाया। जब तक वह स्कूटी चलाने का अभ्यास करेंगी, मैं ही उसे अपनी स्कूटी पर वहां छोड़ने लेवाने का काम करूंगा। स्कूटी का? नींद की तरफ सरक रहा मनोज रोमानी रंग में रंगे बाबूजी के इस प्रस्ताव पर एकाएक उछल पड़ा। आप माँ के लिए दूसरी स्कूटी लेंगे? स्कूटी के लिए लोन तो मेरा संस्थान ही मुझे दे देगा। माँ ने गर्व से राकेश की ओर देखा। स्कूटी का अभ्यास तो तुम भी कर सकती हो, बाबूजी ने मीना से कहा। तुम साइकिल जो अच्छा चला लेती हो। राकेश भी तो। मीना ने राकेश को पारिवारिक मस्ती के जोश में सम्मिलित करना चाहा। मीना और राकेश दोनों के पास अपनी अपनी साइकिल थी, जिस पर वह अपने स्कूल जाया करते। मनोज भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, तथा कभी मीना उसे पीछे बिठा लिया करती तो कभी राकेश। मुझे अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। राकेश ने अपनी गर्दन को एक बल खिलाया। बाबूजी की स्कूटी पर हाथ आजमा चुका हूं। हाथ आजमाने के लिए मेरी स्कूटी भी तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी। माँ अपनी बज्जिन जाजी से बाहर आ निकली। देख लूंगा। राकेश भी मिलाप की मुद्रा में प्रविष्ट हो लिया। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी बसेरा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। शाम 7 बजे बाबूजी अपने दफ्तर से लौटे तो उन्होंने मीना और मनोज को रोते हुए पाया। माँ अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। राकेश जरूर बाबूजी की स्कूटी की आवाज सुनते ही घर के अंदर लपक लिया था। राग आवेश का प्रदर्शन उसे कतई पसंद न था। भाव प्रवणता में अगर वह कभी बहता भी तो केवल कोप दिखलाने या रोष जतलाने। स्टॉप पर बस का पता किया? स्टॉप से वह बस माँ को सुबह ऐन 8:25 पर उठाती है और शाम के ठीक 5:55 पर छोड़ जाती है। इस लोकल बस के फेरे के शुरू होते ही पिछले महीने से माँ अब टेम्पो छोड़कर बस में अपने संस्थान आने जाने लगी थी, जो वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहां गया था। राकेश अंदर से आ निकला। कोई कुछ नहीं बताता। स्टॉप के बगल में एक हलवाई की दुकान थी, जो हर 15-20 मिनट पर बदल रहे अपने ग्राहकों को लेकर खूब मस्त रहता था। बाकी इधर जहां बाबूजी ने मकान बनवाया था, वहां अभी दूसरे नए मकान बन ही रहे थे। तुम भी वहां गई क्या? बाबूजी ने मीना से पूछा। बहन भाइयों में मीना बड़ी थी, 13 साल की। राकेश 12 का था और मनोज 5 का। नहीं, मीना ने सिर हिला दिया। उस घबराहट में उन्हें याद दिलाना टाल गई कि उन्हीं ने मीना को अपने स्कूल के बाद घर से निकलने के लिए मना कर रखा था। चलो मेरे साथ चलो, बाबूजी ने मीना से कहा। मालती भसीन के घर चलकर पता करते हैं। माँ के सहकर्मियों में से वह केवल मालती भसीन के घर का पता ही जानते थे।
माँ की तरह वह भी उसी संस्थान में क्लर्क थी और उसी लोकल बस से संस्थान आती जाती थी। उसका घर उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर संस्थान की दिशा में था। माँ की छुट्टी की अर्जी देने बाबूजी वहीं जाया करते थे और जब भी जाते मीना को संग लेकर जाते। माँ के कहने पर कि मालती भसीन बेचारी उधर अकेली रहती है, आप अकेले जाएंगे तो उसकी मकान मालकिन उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। रास्ते में बाबूजी ने अपनी स्कूटी रोककर हलवाई से बस की बाबत पूछा तो उसका उत्तर मिला हाँ। वह बस हमने दूर से आते हुए देखी जरूर थी, मगर उसे यहाँ रुकते हुए नहीं देखा। विमला आज मेरे साथ बस पर सवार न हुई थी। मालती भसीन उम्र में माँ से 5-6 बरस छोटी लगती थी, लेकिन व्यवहार में बहुत तेज थी। खाली होने में विमला को आज थोड़ा समय लग गया था। जैसे ही वह बस पर सवार होने को हुई, ड्राइवर बस आगे बढ़ा ले आया। मगर आपने जब उसे बस तक पहुंचते देख ही लिया था तो आपको बस रुकवा देनी चाहिए थी। बाबूजी की गर्दन की नसें तन गईं और दोनों जबड़े भिज गए। अजनबियों के संग वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करते। रुकाई थी। मालती भसीन थोड़ी उत्तेजित हो ली। मैंने ही बस रुकवाई थी। पूरी कोशिश की थी कि विमला भी मेरे संग बस से घर पहुंच ले, लेकिन बस ड्राइवर आज दुष्ट मूड में रहा। विमला लगभग दौड़कर दोबारा बस तक पहुंची भी थी, लेकिन बस ड्राइवर ने बस फिर आगे बढ़ा ली थी। आप ऐसा नहीं करो, ड्राइवर से मैंने विनती की थी तो उसके पास बैठी कुछ सवारियां हंस पड़ी थी और ड्राइवर ने बस रोककर विमला को पुकारा, आइए मैडम, आप आज बस में बैठ क्यों नहीं रही? उधर स्तब्ध खड़ी विमला फिर दौड़ पड़ी थी। ड्राइवर और वे सवारियां ठठाने लगी थी, जरा दम लगाकर दौड़िए, पूरा दम लगाकर दौड़िए। बस की तमाम खुली खिड़कियां और दोनों खुले दरवाजों पर सवारियां जमा होने लगी थीं और मैंने उन्हें फटकारा भी। यह कोई तमाशा है क्या? लेकिन मेरी बात का असर ऐन उल्टा हुआ था। इस तीसरी बार भी जैसे ही विमला बस में दाखिल होने को हुई, ड्राइवर बस फिर आगे बढ़ा ले आया। चौथी बार उसके बस रोकने पर फिर न ही मैंने दिलचस्पी दिखाई और न विमला ने। खिड़की से मैंने विमला को उल्टी दिशा में कदम भरते हुए देखा। कहकर मालती भसीन चुप हो गई। घर चलें क्या? बाबूजी ने मीना से पूछा। हाँ, मीना ने फौरन हामी भर दी। मालती भसीन की बात से बाबूजी की बढ़ रही अस्थिरता को उसने दूर भगाना चाहा। माँ ने जरूर टेम्पो कर लिया होगा और अब घर पहुंच ही रही होंगी। लेकिन जब वे घर लौटे तो माँ अभी भी घर न पहुंची थी। माँ खो गई क्या? मनोज रोने लगा। खोएंगी कैसे? बाबूजी ने मनोज को अपनी गोदी में उठा लिया। तुम्हारे रहते, राकेश के रहते, आशा के रहते, आप और आपके रहते। मीना बाबूजी की पीठ से जा चिपकी। बाबूजी के कंधे खूब चौड़े थे, बाहें भी खूब तगड़ी थीं। एक ही बारी में वह राकेश और मनोज को अपने दाएं और बाएं कंधों पर एक साथ आसानी से उठा लिया करते। अपनी पढ़ाई के दिनों में वह हाथ की कुश्ती में कई इनाम जीत चुके थे। भूख लगी है? बाबूजी ने मनोज से पूछा। हाँ, मनोज ने सिर हिलाया। घर में खाना माँ ही बनाया करती, अपने संस्थान जाने से पहले और फिर संस्थान से लौटने पर। जब तक तुम चाय बनाओ, बाबूजी ने मीना की ओर देखा, मैं बाजार से कुछ लाता हूं। उन तीनों को बाबूजी ने मक्खन लगे बन के साथ सहज ही में चाय पी लेने को बोला और खुद बिना कुछ खाए पिए बाहर निकल लिए, इस आदेश के साथ कि वे तीनों भाई बहन खूब चौकस रहेंगे और घर का दरवाजा किसी भी बेगाने के लिए न खोलेंगे। आबादी के नाम पर अभी उस उजाड़ इलाके में 10-5 झुग्गियां ही थी जहां जिंदगी भरण पोषण के बिना गुजर जाती थी। माँ यह ड्यूटी छोड़ क्यों नहीं देती? मालती भसीन की बात सुनकर मनोज पर रुलाई की जगह गुस्सा हावी होने लगा। छोड़ेंगी क्यों? मीना ने कहा। हमें वह अच्छा लालन पालन देना चाहती हैं, दूर तक पढ़ाना चाहती हैं। मैं तो दूर तक न पढ़ूंगा, राकेश ने कहा। इधर मेरी 10वीं खत्म हुई नहीं कि उधर मैंने अपनी दुकान खोली नहीं। ताऊजी जैसी नौकरीशुदा बाबूजी के विपरीत उनके ताऊजी पंसारी थे। उनकी दुकान उन्हें मुनाफा भी खूब अच्छा देती थी।
और हर दूसरे तीसरे साल उनकी दुकान का सामान भी दुगना हो जाता। फिर ताऊ जी? राकेश ने मनोज का कान उमेट दिया। उन परिवारजन में ताऊ जी के लिए केवल राकेश ही श्रद्धा रखता था, बल्कि इधर इस नई आबादी में आने से पहले ताऊ जी की दुकान उनके पुराने मकान के एकदम सामने पड़ती थी। फिर भी घर का सारा सामान बाबूजी दूसरी दुकान से ही लाया करते थे, ताऊ जी के यहाँ से भूल कर भी नहीं। 10वीं के बाद मुझे तो कॉलेज जाना है। भाइयों का ध्यान मीना ने बांट देना चाहा। कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी। चल चुप कर। राकेश और खींच गया। लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बाबूजी और माँ तो ऐसा नहीं कहते, मीना ने प्रतिवाद किया। ऐसा नहीं सोचते। उन्हें कुछ नहीं मालूम, राकेश बोला। तो फिर किसे मालूम है? मीना ने छेड़ा। ताऊ जी को। ताऊ जी ने अपनी 4 बेटियों में से पहली दोनों बेटियां 18-19 साल की उम्र में ब्याह दी थी। जवाब में राकेश अभी मीना पर झपटा ही था कि बाबूजी की स्कूटी घर के बाहर आन खड़ी हुई। माँ उनके साथ थी। जिस टेम्पो पर सवार होकर माँ संस्थान से चली थी, उसकी ब्रेक दूसरे तीसरे किलोमीटर पर फेल हो गई थी। उनकी उस नई आबादी की तरह संस्थान की तरफ भी 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता उजाड़ था, और ऐसे में रास्ते में जो 4-5 टेम्पो माँ को आते जाते दिखाई दिए भी थे, वे सवारियों से भरे ही मिले थे। ब्रेक को दुरुस्त करने में टेम्पो वाले को 1 घंटा तो लगा ही था। फिर आगे शहर की तरफ पहुंचने पर रास्ते में किसी एक जुलूस में जुड़ी भीड़ ने देर में और देर कर दी थी। देखा आपने? माँ को घर आया देख और रास्ते में सामने आए औरत का उल्लेख सुनते ही राकेश बाबूजी की तरफ मुड़ लिया। माँ को उधर उतनी दूर भेज देते हो, कोई कुछ भी तमाशा खड़ा कर दे तो? क्या बोल रहा है? मीना ने उसे टोका। माँ को बाबूजी उधर भेजते हैं, उनकी मर्जी शामिल नहीं। राकेश से बहस मत करो। बाबूजी राकेश से दब जाते थे। विमला के आने जाने को लेकर उसकी चिंता सही ही तो है। चिंता सही है तो फिर आप उन्हें घर पर क्यों नहीं बिठाते? राकेश चीखा। घर बैठ जाऊंगी तो तुम तीनों उन ऊंचे स्कूलों में पढ़ पाओगे क्या? माँ भी चीख पड़ी। बज्जिन जाजी में वह राकेश से कम न थी, और वैसे भी जब भी अपने संस्थान से लौटती बज्जिन जाजी को साथ लिए ही लौटती। हमें ऊंचे स्कूलों में नहीं पढ़ना, ऊंची पढ़ाई हमें ऐसे नहीं करनी। इस नए समय में तो ऊंची पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटे। बाबूजी ने राकेश की पीठ घेरनी चाहिए। ऊंची पढ़ाई ही आपको अच्छा जीवन यापन दे सकती है। कहा ना, मुझे ऊंची पढ़ाई नहीं चाहिए, अच्छा जीवन यापन नहीं चाहिए। राकेश ने बाबूजी की बाहें झटक दी और उनसे दूर जा खड़ा हुआ। तो क्या चाहिए? माँ ने अपने हाथ हवा में लहराए। घर पर माँ मिलनी चाहिए, हर मिनट हर पल। माँ नहीं मिल सकती। हर मिनट हर पल घर पर माँ नहीं मिलेगी। माँ के हाथ पैर, माँ के दिलो दिमाग का दायरा घर के कामकाज निपटाने तक सीमित नहीं रह सकता। उसे परिवार में आश्रित बनकर नहीं रहना है, एक सहभागी बनना है। माँ उत्तेजित हो ली। और इसमें हर्ज ही क्या है बेटे? बाबूजी का गला भर आया। हम नए समय में रह रहे हैं, नए समय को अपने घर में बसेरा देना चाहते हैं, उसके पूरे उतार चढ़ाव के साथ, पूरी सुविधा असुविधा के साथ। मतलब? राकेश फिर चीखा। माँ कल भी उसी बस में जाएंगी? नहीं, कतई नहीं। बाबूजी ने सिर हिलाया। जब तक वह स्कूटी चलाने का अभ्यास करेंगी, मैं ही उसे अपनी स्कूटी पर वहां छोड़ने लेवाने का काम करूंगा। स्कूटी का? नींद की तरफ सरक रहा मनोज रोमानी रंग में रंगे बाबूजी के इस प्रस्ताव पर एकाएक उछल पड़ा। आप माँ के लिए दूसरी स्कूटी लेंगे? स्कूटी के लिए लोन तो मेरा संस्थान ही मुझे दे देगा। माँ ने गर्व से राकेश की ओर देखा। स्कूटी का अभ्यास तो तुम भी कर सकती हो, बाबूजी ने मीना से कहा। तुम साइकिल जो अच्छा चला लेती हो। राकेश भी तो? मीना ने राकेश को पारिवारिक मस्ती के जोश में सम्मिलित करना चाहा। मीना और राकेश दोनों के पास अपनी अपनी साइकिल थी, जिस पर वह अपने स्कूल जाया करते। मनोज भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, तथा कभी मीना उसे पीछे बिठा लिया करती तो कभी राकेश। मुझे अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। राकेश ने अपनी गर्दन को एक बल खिलाया। बाबूजी की स्कूटी पर हाथ आजमा चुका हूं।
हाथ आजमाने के लिए मेरी स्कूटी भी तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी। माँ अपनी बजिन जाजी से बाहर आ निकली। देख लूंगा। राकेश भी मिलाप की मुद्रा में प्रविष्ट हो लिया। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी बसेरा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।